Hello everyone. I welcome all of you on the platform of Course Edu Infomaths. कल हमने क्लैट की अपनी फर्स्ट क्लास को अटेंड किया था। हम लोगों ने उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू द कॉन्ट्रैक्ट किया था। आज जो हम लोग आपकी क्लास करने वाले हैं दैट इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या असेंशियल होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा क्लैट का जो अभी आपका रिजल्ट आया है 2020 का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए, क्लैट का जो इस बार का रिजल्ट आया है वो काफी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर ये इस बार का क्लियर नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द पैटर्न के चेंज होने की वजह से लोगों बच्चों को समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में पेपर में क्या था, उन्हें किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना था और उनको तैयारी किस तरीके से करनी थी पेपर की। तो ये कुछ एक चीजें जो है वो बच्चों को समझ नहीं आई थी। तो अगर अब आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन के अंदर रखिए। कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन लेस आपकी तैयारी नहीं होनी चाहिए। एक डायरेक्शन के अंदर आपको ये तैयारी करनी है ताकि जिससे जब पेपर का टाइम आए तो आपको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हमारी कॉन्टिन्यूस क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं। मैथ्स की क्लास हो गई है आपकी स्टार्ट। इंग्लिश के आपके एडिटोरियल, इंग्लिश और करंट अफेयर के अंदर आपके एडिटोरियल्स स्टार्ट हो गए हैं। रीजनिंग के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। लीगल के लिए मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग टॉपिक शुरू कर दिया है हमने। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए थे। बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों से बनता है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, उसमें ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर होगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, इसके अंदर हम लोग सेक्शन 10 के अंदर जितने भी आपके एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आप सब लोगों को इस तरीके से पढ़ना है कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिकली टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको पता हो कि एग्जाम के अंदर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। अब मान लो आपको एक पैराग्राफ दे दिया कॉन्ट्रैक्ट का कि आपको एक पूरी की पूरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल अगर वो आपको बना के दे रहा है कि एक पर्सन है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो आगे से क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो इन बातों के आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, उनके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं बार बार उन्हीं चीजों पे फोकस कर रही हूँ कि आपको अब अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। आपको देखना होगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी हो, चीजों के बारे में पता होना चाहिए आपको, ताकि आप उन चीजों को बहुत ही अच्छे से क्रिटिकल माइंड से, क्रिटिकल थिंकिंग से एक एनालिटिकल आंसर आप उनको प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी। तो ये कुछ एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती थी। दैट्स ऑल अबाउट इट। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। चलिए फर्स्ट देखिए मैं थोड़ा सा फिर से आपके सामने लास्ट क्लास का एक रिव्यू दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने किया था कि जहां पे एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस जहां पे हो जाते हैं तो वहां पे मेरा क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। जब आप प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन ले आते हैं, जब आप उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसीडरेशन ले आते हैं, तब मेरा वो क्या बन जाता है, तब मेरा वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है जी। जब आप एग्रीमेंट के अंदर, जब आप लॉ उसे अलाउ कर देता है, लॉ कहता है ठीक है आप ये चीज कर सकते हो, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ यानी कि हमारा कानून जिसे एनफोर्सिएबल कर देता है, वो मेरा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मुझे सेक्शन 2H के अंदर दी गई है। 2H कहता है एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज एन एग्रीमेंट, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी।
अगर मैं आपको इनके डेफिनेशंस बताऊं, ऑफर की डेफिनेशन 2A में दी गई है आपको, ठीक है जी। एग्रीमेंट की डेफिनेशन आपको दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज E के अंदर। एक्सेप्टेंस की आपको डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज B के अंदर। कंसिडरेशन की आपको डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज D के अंदर, ठीक है जी। और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको दी गई है सेक्शन 2H के अंदर। क्लियर है? तो ये सब चीजें बेसिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक नॉलेज हो जाए उसके लिए मैंने आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर कर दी है, ठीक है जी। अब हम लोग हमारे असेंशियल्स के ऊपर चलते हैं। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली असेंशियल्स हैं उनकी डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझे ये कहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक तभी वैलिड माना जाएगा जब उसके अंदर सेक्शन 10 के सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर दोगे। तो सेक्शन 10 के अंदर आपको 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक और एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग प्लस करके 10 एलिमेंट्स बनाते हैं। अब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके 10 एलिमेंट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके 10 में से एक भी एलिमेंट मिसिंग है, दैट मीन्स योर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब अगर वो वैलिड नहीं है तो फिर क्या है? अब वो आपका या तो वॉइड भी हो सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, आपका वो वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, और वो आपका वॉइड क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी वो आपका हो सकता है। ये सारी की सारी टर्म्स अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मेरा पीछे वाला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारी की सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। क्लियर है सबको? अब चलिए फर्स्ट हमारे असेंशियल के ऊपर चलते हैं। आवर फर्स्ट असेंशियल इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब वो ये कहते हैं कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा? 2 पार्टीज हमें चाहिए, एक जो ऑफर करेगी, दूसरी जो उसे एक्सेप्ट करेगी, यानी कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। कभी भी आप अकेले एक ही पर्सन को, आप खुद को ही ऑफर नहीं कर सकते और खुद ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, है ना। ये तो बात आप मानते होगे कि दो जने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट चाहिए, 2 लोगों की हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि आप अकेला पर्सन एक ना तो खुद को वो ऑफर दे सकता है, ना ही वो खुद एक्सेप्ट कर सकता है। तो पहली बात तो इसके अंदर 2 पर्सन होने चाहिए, एक पर्सन जो कि ऑफर करेगा, दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है जी। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं तो देखिए, ए बी को पूछ रहा है कि भैया मुझे तुम्हारी घड़ी खरीदनी है। बी कहता है ठीक है जी, मैं तुम्हें अपनी घड़ी बेच दूंगा। ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड हो रही है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो ऑफर और जो एक्सेप्टेंस है उसके भी अलग से रूल्स बनाए गए हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के भी अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो कि मैं मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगी। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ असेंशियल्स डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो इसके असेंशियल्स हैं उनके भी आगे अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका भी एक एक अलग अलग पूरा चैप्टर है, तो वो भी हम लोग आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, आई होप आप सब लोगों को पहले वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेरा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है जी। देखिए 2 तरीके के राइट्स होते हैं, एक होते हैं मोरल राइट्स, एक होते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि लॉ मुझे प्रोवाइड करता है, जो कि कानून मुझे प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरा ये राइट तोड़ते हो तो मैं सरकार के पास मतलब मैं कोर्ट के अंदर जा सकती हूँ। दिस इज माई मोरल राइट, ये मेरा मोरल राइट है। अगर कोई मेरा मोरल राइट इंफ्रिंज करता है तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल ए ने एक सेकेंड जी,
ए ने बी को ऑफर दिया कि तुम रात को 9 बजे मेरे घर पर डिनर करने के लिए आना। तुम रात को 9 बजे मेरे घर पे डिनर करने के लिए आना। बी ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। ए ने बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाया, उसने बाहर से खाना मंगवाया, लेकिन बी ए के घर पे नहीं जा पाया। तो क्या अब ए बी को कोर्ट में लेके जाएगा? क्या उसके ऊपर वो केस फाइल करेगा, सूट फाइल करेगा कि मैंने तुम्हें खाने पे बुलाया और तुम खाने पे नहीं आए? तो आपका आंसर होना चाहिए नो मैम, बी ए जो है वो बी को कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सी बात थी। इसके अंदर कौन सा उन्होंने कोई लीगल कुछ कार्रवाई की थी, कौन सा उन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाया था जो वो उसके ऊपर केस कर रहा है ना? यही होना चाहिए आपका जवाब कि मैम इसके अंदर तो उसने कौन सा उसके ऊपर कुछ केस फाइल, उसने कौन सा कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, नहीं गया, उसको नहीं टाइम लगा होगा, तो दैट मीन्स दिस इज माई मोरल राइट। तो यानी कि अगर आप दो पर्सन आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो दोनों के पास, दोनों के दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि हाँ हम दोनों ने एक लीगल रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने मेरे फ्रेंड को कहा कि मूवी देखने चलेंगे, उसने कहा ठीक है चलेंगे। अब खड़े टाइम पे वो मुकर गया, उसने बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। दैट मीन्स क्या मैं उसे कोर्ट में ले जाऊं कि सर इसने मुझे मूवी देखने से मना कर दिया, इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया? नो, आई कांट डू दैट because that was only a moral promise. We don't have any intention to create any legal relationship. ठीक है जी। तो अब देखिए, अब इसके ना एक और मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो एक ही हस्बैंड है, हस्बैंड की कहीं पे जॉब लग गई है, ए हस्बैंड है, बी इनकी वाइफ है। ठीक है, ए की एक जगह पर जॉब लग गई किसी दूसरी सिटी के अंदर, तो इनको वहां पे जाना था, लेकिन वाइफ की तबीयत खराब होने की वजह से वाइफ इनके साथ नहीं जा पाई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ने इनको कहा कि मैं आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करता रहूंगा वहां पर जाने के बाद। बी ने कहा ओके। ए ने कुछ टाइम पीरियड तक तो वो अमाउंट पे की, लेकिन बाद में उन्होंने वो अमाउंट देने से मना कर दिया। तो क्या बी अब ए से वो पैसे मांग सकती है? आप सोच रहे होगे हाँ मांग तो सकती है। नो, in this case also B cannot claim any amount from the A as the relation between the parties is only of a domestic relation. कोई legal implications create नहीं हो रही हैं इसके अंदर, ध्यान से समझो मेरी बात को, इस बात के अंदर कोई भी legal implications create नहीं हो रही हैं। This is only a domestic contract. अगर इसके ही कंट्रास्ट के मैं देखूं, ए ने बी को कहा कि भैया मुझे आप अपनी एक कार प्रोवाइड करना, मुझे आपकी कार खरीदनी है। ठीक है, बी ने कहा ठीक है मैं आपको 10 तारीख को अपनी कार बेच दूंगा। तो यहाँ पे अब दोनों पार्टीज के अंदर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसके अंदर दोनों पार्टीज चाहती हैं एक लीगल रिलेशन को क्रिएट करना, क्योंकि वो उसे कार देगा, कार की ऑनरशिप देगा और वो उसे पैसे देगा। ठीक है जी, आई होप आई मेड इट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पॉइंट देखिए, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हम लोग एक अलग लैंग्वेज में बोलते हैं क्विड प्रो को। क्विड प्रो क्वो, यानी कि इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इसका क्या मतलब होता है? समथिंग इन रिटर्न, कि कुछ ना कुछ रिटर्न में होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर आप मुझसे 10,000 की घड़ी ले रहे हो तो आपको मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। कुछ भी दे दो, 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, 2 रुपए दे दो चाहे, लेकिन कुछ ना कुछ समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए कि अगर ए आपको कुछ दे रहा है तो बदले में बी भी आपको कुछ देगा। तो बदला होना चाहिए, अदला बदला होना चाहिए, अट्टा सट्टा होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर एक पॉइंट होना चाहिए। अब कंसिडरेशन तो ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहा है भैया लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। हम यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है कि कोई भी काम गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। मान लीजिए क्या मानना है, ए ने बी को कहा कि तुम एक काम करो, तुम सी का तलाक करवा के उसकी हस्बैंड से शादी कर लो। तुम पहले तो सी का तलाक करवाओ और फिर डी से शादी कर लो, और मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा तुम सी और डी की पहले तो लड़ाई कराओ और फिर क्या करो, उससे शादी कर लो। यानी कि अब इसके अंदर कंसिडरेशन क्या है, देखो 2 पॉइंट करने हैं। पहले तो कंसिडरेशन देखो क्या है इसके अंदर, बी ये काम कर रही है ए के लिए
और ए को क्या मिल रहा है, ये काम मिल रहा है, और बी को क्या मिल रहा है, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। समझो मेरी बात को, ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, बी के द्वारा ये काम करना, बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, ये 5 लाख रुपए। ठीक है जी, वैलिड है। चलो जी, कंसिडरेशन तो आ गया, बट क्या ये लॉफुल है? नो, दिस इज नॉट लॉफुल। लॉ ऐसा कोई भी काम अलाउड नहीं करता है, सो दिस इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको एक लॉफुल कंसिडरेशन बनाना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब है सेक्शन 11। सेक्शन 11 मुझे कहता है कि अगर आप एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये 3 कंडीशंस पूरी कर दो बस। 3 कंडीशंस वो क्या कहता है, एक तो जी आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, यानी कि आप एक मेजर होने चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया, बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते हम। दूसरा, आप साउंड माइंड के होने चाहिए, ये नहीं पागल दिमाग के हो, आपको दौरे दूरे पड़ते हैं, आपने ड्रंक की हुई है, दारू पीते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, साउंड माइंड होने चाहिए। तीसरा क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किसी भी अदर लॉ ने आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना किया हो। दैट मीन्स आप डिस्क्वालिफाइड ना हो किसी भी लॉ से। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बड़ा अच्छा सा। इंसॉल्वेंसी के बारे में सुना हुआ है सबने। इंसॉल्वेंसी की एक स्टेट होती है जहां पे आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, जहां पे आप अपने कर्जे नहीं पूरे कर पाते, कर्जे पे ऑफ नहीं कर पाते हो, तो आपको बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। दैट मीन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर आपको मना कर दिया जाता है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स नाउ यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय द इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया गया है, अब आप कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात सबको? तो इसी तरह से वो कहता है कि ये 3 आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। अगर आप 18 साल से कम हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं माना जाएगा। आप साउंड माइंड के नहीं हो, आपको लुनेसी के दौरे पड़ते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं माना जाएगा। आपने इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। What does free consent mean? It means that both the parties to the contract have same thing in the same sense, have to be think about the same thing in the same sense. मान लीजिए ए के पास 2 घोड़े हैं, एक तो व्हाइट कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। उसने बी को कहा कि भैया मुझे ना अपना घोड़ा बेचना है, क्या तुम मेरा घोड़ा खरीदोगे? बी कहता हाँ जी जरूर, मैं आपका घोड़ा खरीद लूंगा। ए को लगा कि वो अपना व्हाइट वाला घोड़ा बेचेगा, बी को लगा कि वो उसका ब्लैक वाला घोड़ा बेच रहा है। तो क्या यहाँ पे दोनों पार्टीज की कंसेंट सेम है? नो, देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। दोनों पार्टीज की आपस में कोई भी मीटिंग नहीं है। दोनों पार्टीज कुछ एक प्रॉपर चीज के बारे में नहीं सोच रही हैं, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में दोनों पार्टीज नहीं सोच रही हैं। सो देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब वो सेक्शन 14 में कहता है कि ये जो फ्री कंसेंट है ये आपकी 5 तरीके से विशिएट हो जाती है। अब ये जो 5 तरीके हैं ये हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। दैट इज कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो अगर ये 5 चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती हैं, दैट मीन्स योर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। 2 वर्ड्स फिर से आ गए, लॉफुल और ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए कि अगर मैं अपनी पिछले वाली एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूं कि ए ने बी को कहा कि तुम क्या करो, तुम डी से शादी कर लो, तुम डी से शादी कर लो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। चलो ठीक है भाई, मान लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट सही है इसका। लेकिन अब वो कहता कि तुमने डी से शादी करके क्या करना है, उसकी सारी जमीन अपने नाम पे करवा लेनी है। यानी कि यहाँ पे एक फ्रॉड के तरीके से किसी और की जमीन की हत्याने की बात की जा रही है। दिस इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड। ये एक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, एक पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जहां पे आप किसी से शादी करके उसकी जमीन लेने की बात कर रहे हो। तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखिए, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। देखिए, मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगी। गुड्स होती हैं दो तरह की। गुड्स क्या होती हैं? जिन्हें हम खरीदते या बेचते हैं। एक होती हैं मूवेबल, एक होती हैं इमूवेबल। ठीक है जी? एक होती हैं मूवेबल, एक होती हैं इमूवेबल। मूवेबल गुड्स वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाई जा सकती हैं। इमूवेबल होती हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर नहीं जा सकते। ठीक है? तो ये होती है इमूवेबल। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी सेल परचेज में डील करता है सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी सेल परचेज में डील करता है टीपीए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो स्पेसिफिकली ये बोलता है कि अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी का सौदा किया है और वो 100 रुपीज से ज्यादा है, और वो 100 रुपीज से ज्यादा है, तो आपको हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में करवाना पड़ेगा। तो आपको हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में कराना पड़ेगा और उसे रजिस्टर्ड भी कराना पड़ेगा। लेकिन अगर 100 रुपए से कम का है तो आपकी मर्जी है, ना तो आप राइटिंग में करो ना ही आप उसे रजिस्टर कराओ। इट्स योर चॉइस ओनली। ठीक है जी? क्लियर है ये वाला कंसेप्ट आपको? आप इसे ओरल भी कर सकते हैं और इम्प्लाइड भी। इम्प्लाइड हमने किया था। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जहां पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम द conduct of the parties, which can be inferences from the conduct of the parties, are known as contracts made from the implied consent of the parties. ठीक है जी? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। अब मैं आपको एक बात कहूं कि ए ने बी को कहा कि भैया मुझे ना 100 किलो तेल चाहिए, 100 kgs ऑफ ऑयल चाहिए। अब बी तो सोच में पड़ जाएगा कि इसने कौन सा तेल मांगा, इसने कौन सा तेल मांग लिया इसने मेरे से। मेरे पास तो बहुत तरह का तेल है, मेरे पास तो सरसों का भी तेल है, मेरे पास तो कोकोनट ऑयल भी है, मेरे पास तो मस्टर्ड ऑयल भी है, मेरे पास तो मूंगफली का तेल भी है, बहुत तरह का तेल है। इसने कौन सा तेल मांग लिया मेरे से? यानी कि क्या आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स बिटवीन दीज टू गाइज। अब यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई सर्टेनिटी थी? क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्लियर हो रहा था कि ये किस तरह का ऑयल मांगना चाह रहा है? नहीं। तो दैट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को सर्टेन बनाना होगा। मुझे देखना होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कहना चाह रहा है। कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी का मतलब है कोई भी डिफरेंट ओपिनियन नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज एक चीज के ऊपर अच्छे से सहमति कर रहे हैं भी भैया ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है जी? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ए ने बी को कहा कि मैं इस मरे हुए आदमी के अंदर, जो ये सी मर गया है, मैं इसके अंदर जान फूंक दूंगा, मैं जादू करूंगा और ये उठ खड़ा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब आप लोग हंसोगे कि मैम क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। कोई मरा हुआ आदमी थोड़ी ना जिंदा हो सकता है। एग्जैक्टली, कोई मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो सकता है। दैट मीन्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना। आप कैसे करोगे ये काम? यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप कर ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है जिसे करना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं डाल सकते। ठीक है? एक और एग्जाम्पल, ए बी को बोल रहा है कि मैं जादू से खजाना निकाल दूंगा। क्या वो जादू से खजाना निकाल देगा? नहीं। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ट्रेजर नहीं निकाल सकता ना वो जादू से। सो दैट मीन्स दीज आर नॉट द टाइप्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे जो कि पॉसिबल होंगे करने में, जो आप कर सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करने हैं आपको। अदरवाइज आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी? नेक्स्ट देखिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड।
मान लीजिए ए और बी ने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को ऑयल सप्लाई करेंगे, ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है कि कोई भी क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा। तो क्या इनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड है? आप कहोगे हाँ जी मैडम वैलिड है। क्यों वैलिड है भाई? गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर बैन ही लगाया हुआ है, गवर्नमेंट कहती है तुम क्रूड ऑयल सेल परचेज कर ही नहीं सकते, तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना रहे हो? दैट मीन्स दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ऑलरेडी अ वॉइड एग्रीमेंट। यानी कि इसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट बना भी रहे हैं, देखो आपने ऑफर भी कर दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, प्रॉमिस भी बन गया, प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन भी है, वो कह रहा है मैं तुझे पैसे दूंगा, तू मुझे क्रूड ऑयल दियो, एग्रीमेंट भी बन गया, तो क्या वो एग्रीमेंट लॉ एनफोर्स कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ एनफोर्स ही नहीं कर रहा है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पर नहीं पहुंच सकता है। दैट इज माय पॉइंट। क्लियर है सबको? आई होप आप सब लोगों को ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल्स देके ट्राई किया है कि मैं आपको ये सारा कंसेप्ट समझाऊं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑफर की टाइप्स क्या होती हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? ओके जी, थैंक यू सो मच।